हेलो बच्चों, 10th क्लास साइंस का 8वां लेसन चल रहा है जिसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। आज इसका दूसरा एपिसोड है बच्चों। दूसरे एपिसोड में हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन की विशेषताएं। कार्बन का लेसन पढ़ना है तो कार्बन की विशेषताएं तो हमें पता ही होनी चाहिए। तो शुरू कर रहा हूं बच्चों, कार्बन की विशेषताएं। आप पूरे लेसन को इसी टॉपिक के बाद ये टॉपिक सीखने के बाद ही पूरा लेसन समझ सकते हो, इसलिए ये पूरा टॉपिक आपको समझना है बच्चों। पूरा टॉपिक, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी, बीच में वीडियो छोड़नी नहीं है, पूरी वीडियो देखनी है। गौर करो, विशेषता नंबर एक तो ये कहता है कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, परमाणु क्रमांक, वो क्या होता है? 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6। दूसरी बात ये कहता है कि मतलब आवर्त सारणी में इसका जो स्थिति है वो 6 नंबर पर आता है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर 6 नंबर पर आता है ये। और दूसरा ये कहता है कि जो हमारे पास कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक अगर 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी बच्चों? 6 होगी। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे पड़े होंगे? तो ये कहता है कि परमाणु की संरचना इस प्रकार से होती है कि बीचों बीच में नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और प्रोटॉन, बीचों बीच में क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े होते हैं। इसमें प्रोटॉन, देखो परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉन कितने होंगे बच्चों? 6। और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन भी इसके अंदर 6 होते हैं। और इसके बाहर क्या होते हैं? नाभिक के बाहर क्या होता है? कोश। ठीक है, पहले कोश को K नाम दिया जाता है, दूसरे कोश का नाम होता है L, तीसरे का M, चौथे का N। ये मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री में सिखा दिया है पहले। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 6। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। और बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6। क्योंकि किसी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं और प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, वो 6 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु में किस प्रकार से पड़े होंगे कि पहले कोश जो K कोश है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे 2। कितने पड़े होंगे? 2। 1 और 1 2। 6 में से 2 आगे, कितने बच गए? 4। तो 4 पड़े होंगे L कोश में, 1 2 3 और 4। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, कि कौन से इलेक्ट्रॉन कहां कहां पाए जा रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया बच्चों कि K कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। और L कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक और तरीके से लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1s2 2s2 और 2p2, ऐसे भी लिखा जाता है। ये क्या है कि K और L कोश है, लेकिन इन कोशों के अंदर S और P उपकोश भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भी लिखा जाता है। इसको डिटेल में हम 11वीं में सीखेंगे, लेकिन अभी इतना जान लो कि अपने K2L4 ये कैसे लिखा, ये तो दिखाई दे रहा है कि K में 2 इलेक्ट्रॉन थे, L में 4 थे। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1s2 2s, ये S लिखा हुआ है, 2s2 और 2p2, 2 2 4 और 2 6। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आपको पेपर में प्रश्न आता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो आपको ये लिखना है बच्चों। ठीक है, 1s2 2s2 2p2, ये 2 2 2, यहाँ पे 1, फिर 1s, फिर 2s और ये 2p। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेंगे पढ़े। चलिए, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पता लग गया। अब देखो तीसरा पॉइंट जो है कि कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता क्या होगी? पहले अपने ये देखो कि कार्बन के सबसे बाहर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है। L को कोश कौन सा है? दूसरा है, मतलब ये बाहर वाला कोश हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो अपने को संयोजकता ज्ञात करनी होती है तो पहले अपने को क्या पता होना चाहिए? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन।
बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 4। ठीक है, अब देखो कि अष्टक नियम के अनुसार, अष्टक नियमानुसार ठीक है, यह बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन करना चाहता है कितने? बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। आपने पीछे वाला चैप्टर परमाणु है इसकी संरचना पढ़ी है, तो उसमें अष्टक नियम पढ़ा होगा। अष्टक नियम कहता होता है कि प्रत्येक परमाणु अपने बाहर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन करके वो स्थायी होना चाहता है। ठीक है, तो अभी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। करना कितने चाहता है? 8। तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसमें नाभिक में प्रोटॉन बहुत ज्यादा चाहिए। ये प्रोटॉन ही बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को खींचते होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करेगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों का करेगा साझा। ठीक है, अब अष्टक पूर्ण करने के लिए, मतलब बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। ठीक है, किस तरीके से साझा करेगा? इधर देखो कि मैं इसको साफ कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। इधर गौर करें कि ये रहा कार्बन और इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। मैंने ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोश बना दिए। कुल इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास कितने हैं? 6, लेकिन बाहर वाले कोश में कितने हैं? 4। तो वो मैंने 4 इसके बना दिए। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए बाहर किसी दूसरे परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन से ये वाला साझा करेगा, ये दूसरे किसी परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा ये करेगा, और दूसरे किसी परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा ये करेगा, और दूसरे किसी परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा ये करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया? 4। अब इसके पास देखो कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कुल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो साझा करके जो है ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। लेकिन ऐसा करने के लिए इसको ये देखो कितने बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों से साझा करना पड़ रहा है? 4। तो इसको ये 4 बंध बनाने पड़ रहे हैं। ये जो मैं लाइनें बना रहा हूं ये क्या है? बंध। ठीक है, इसलिए जो है इसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? ये जो 4 बंध बन रहे हैं, इसी बंधों को ही की संख्या को ही हम संयोजकता कहते हैं। तो ये इसकी संयोजकता आपको दिखाई दे रही है। बोलो कितनी हुई बच्चों? कितनी हुई? कितने बंध बन रहे हैं? 4। तो इसकी संयोजकता जो है वो कितनी होती है? 4 होती है। इसीलिए कार्बन को चतुस्संयोजी कहा जाता है। चतुस्संयोजी कहा जाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसीलिए इसे चतुस्संयोजी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने ये 3 नियम सीखे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K2L4, इसको हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2। ठीक है, और कार्बन की संयोजकता क्या होगी कि भाई बाह्यतम कोश में पहले तो इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं जी? 4 है। करना कितने चाहता है? 8। कितने का साझा करेगा? 4 का साझा करेगा। और 4 के साझा करने में कितने बंध बनेंगे? 4 बंध बनेंगे। तो जो ये 4 बंध बनेंगे, ये जो 4 बंध जो बन रहे हैं, 4 बंध, यही इनकी क्या होगी? संयोजकता होगी। अब 4 बंध बन रहे हैं तो संयोजकता भी कितनी होगी? 4। इसलिए अपने कार्बन को कौन सा परमाणु कहते हैं? चतुस्संयोजी परमाणु कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये 1 पर 3 विशेषताएं आपने सीखी। चलिए अब अगली बात सिखाता हूं मैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों और कॉपी में नोट्स बना लेना। चलिए देखो क्या होगा अब ये जो 4 संयोजकताएं ये किस प्रकार से पूरी करता है? कहता है 4 संयोजकताएं कार्बन निम्न प्रकार से पूरी करता है। निम्न प्रकार से पूरी करता है। ठीक है, अब कैसे पूरी करता है? नंबर 1 पॉइंट, कार्बन की जो 4 संयोजकताएं ये कैसे पूरी करता है? कहता है कि 4 एकल संयोजी परमाणु, एकल संयोजी परमाणुओं से बंध बनाकर देखो 4 एकल संयोजी परमाणुओं से बंध बनाकर के कैसे? कि एकल संयोजी का मतलब क्या है? जो एक ही बंध का निर्माण करे। और एकल संयोजी कौन कौन से परमाणु? एक तो है हाइड्रोजन बच्चों एकल संयोजी,
एक है हमारे पास क्लोरीन एकल संयोजी है, ब्रोमीन एकल संयोजी है, आयोडीन एकल संयोजी है, फ्लोरीन एकल संयोजी है। तो ये एकल संयोजी परमाणु है, इनके साथ बंध बना करके देखो, आप देखो कार्बन जो है, इसको मैं समझा रहा हूं, देखो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये 4 बंध बनाने के लिए 4 एकल संयोजी जो एक ही बंध बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन। अब ये 4 हाइड्रोजन के साथ इस एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये बंध बना लेगा। तो अब देखो हाइड्रोजन एकल संयोजी था, इसका एक बंध पूरा हो गया ना। अब इसी तरीके से यहां पर एक और हाइड्रोजन लो, क्योंकि 4 एकल संयोजी परमाणु से जुड़ना, तो 4 हाइड्रोजनों से जुड़ना पड़ेगा। तो ये लो, ये जुड़ गया, यहां पर हाइड्रोजन, इसका एकल इलेक्ट्रॉन और इसके साथ साझा करके ये बंध बना लिया। ये हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसके साथ बंध बना लिया। अब आप देखो कि हाइड्रोजन की हर जगह एक संयोजकता पूरी हो रही है, एक बंध बना रहा है ये, ठीक है। और कार्बन की 4 संयोजकता है, देखो 4 बंध बन रहे हैं, 1 2 3 4 बंध बन रहे हैं। तो ये एक यौगिक बन गया है, इसका नाम होता है बच्चों मैथेन। क्या नाम होता है, मैथेन। एक और एग्जांपल लिख लो कि भाई कार्बन के बाह्यतम कोश में ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 एकल संयोजी क्लोरीन से जुड़ जाता है। तो क्लोरीन एक तो यहां जुड़ गया, ये क्लोरीन है Cl, यहां पर एकल संयोजी क्लोरीन एक और है, इसके साथ बंध बना लिया Cl। ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बना लिया, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बना लिया। तो आप देखो क्लोरीन की इस क्लोरीन की एक संयोजकता पूरी, इसकी एक पूरी, इसकी एक पूरी, इसकी एक पूरी, और कार्बन की 4 पूरी, ठीक है। तो इसलिए ये 4 संयोजकताएं पूरी हो गई हैं, इसका नाम होता है कार्बन। देखो एक तो है कार्बन और 4 क्लोराइड है, तो इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस यौगिक को हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि कार्बन 4 संयोजकताएं निम्न प्रकार से पूरी करता है। एक तो ये तरीका हो गया कि 4 एकल संयोजी परमाणुओं से जुड़ जाए। दूसरा देखो, ये कहता है कि 2 एकल संयोजी तत्व तो बताओ कौन सा, हाइड्रोजन। एकल संयोजी कौन सा है, हाइड्रोजन। व एक द्विसंयोजी परमाणु से जुड़ जाए, द्विसंयोजी परमाणु। अब बात है कि द्विसंयोजी परमाणु कौन सा होता है, द्विसंयोजी परमाणु होता है O। कौन सा होता है, O, ठीक है। ये 2 बंध बनाता है। तो दो तो एकल संयोजी परमाणु होने चाहिए, मतलब 2 तो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और एक द्विसंयोजी परमाणु होना चाहिए, मतलब 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा, और सारों की संयोजकताएं पूरी होगी। देखो कैसे कि ये मेरे पास कार्बन था, कार्बन की संयोजकताएं कितनी थी, 4 में से 2 तो कहता है एकल संयोजी है, 2 एकल संयोजी, तो ये लो 2 हाइड्रोजन लिख दी, और 1 ऑक्सीजन जो है वो द्विसंयोजी है। द्विसंयोजी मतलब ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है, 2, ये लो जी, ये 2 बंध बना रहा है, ठीक है। तो कार्बन के देखो 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 पूरा हो गया, हाइड्रोजन का 1 पूरा हो गया। ऑक्सीजन के 2 होते हैं, ये लो ऑक्सीजन के 2 पूरे हो गए। तो ये एक यौगिक बन गया CH और डबल बॉन्ड O। इसको हम कहते हैं क्या बच्चों, इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है। चलिए अब आप तीसरा तरीका सीखिए। तीसरा तरीका क्या कह रहा है, ये कहता है जी एक तो एकल संयोजी तत्व, एक तो एकल संयोजी हो, एकल संयोजी का नाम बताओ, हाइड्रोजन, और ये सारे मैंने लिख ही रखे हैं। व एक त्रिसंयोजी हो, त्रिसंयोजी परमाणु। बच्चों बताओ त्रिसंयोजी का मतलब क्या हो जाएगा, 3 बंध बनाने वाला, और 3 बंध बनाने वाला कौन है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि कार्बन और इसके साथ एक तो एकल संयोजी मतलब आ गया हाइड्रोजन, ये इसके साथ एक बंध बना लेगा, और एक त्रिसंयोजी जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ 3 बंध बना लेगा, ठीक है। तो अब कार्बन के कितने हो गए बंध, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन का हो गया 1, नाइट्रोजन के हो गए 3। तो ये भी इसकी चतुस्संयोजकता जो है वो पूरी हो गई, और इसका नाम होता है हाइड्रोजन, और इसको कहते हैं साइनाइड। तो इसका नाम हो गया बच्चों, HCN का नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नाम होता है हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक तरीका हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलिए अब आप और तरीका देखो, चौथा तरीका और देखो।
ये कहता है कि कार्बन अपनी 4 संयोजकता पूरी करने का चौथा तरीका क्या है, इधर गौर करो। ये सारा समझ में आ गया बच्चों। चौथा तरीका देखो, बढ़िया तरीका है। कहता है कि दो द्विसंयोजी परमाणु, द्विसंयोजी परमाणु, ठीक है। द्विसंयोजी कौन सा होता है, ऑक्सीजन, लेकिन इस बार ऑक्सीजन कितने जोड़ने हैं, 2। तो कार्बन और 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, एक यहां पर जोड़ दिया, एक यहां पर जोड़ दिया। 2 बंध ये बना रहा है, 2 बंध ये बना रहा है। तो कार्बन जो है वो कितने हो गए, कार्बन के 4 बंध हो गए, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन के देखो 2 हो गए, इधर बड़े ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, ठीक है। और इसका नाम होता है कार्बन, और 2 ऑक्सीजन है, तो इसको अपने कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आप पहले छोटे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या पढ़ते हो, CO2। वो CO2 कैसा होता है, बीच में C होता है, इधर एक O होता है, इधर एक O होता है, तो ये हो जाएगा अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अन्य परमाणुओं के साथ कार्बन जो है वो अलग अलग बंध बना करके अपनी 4 संयोजकताएं पूरी करता है। लेकिन एक और जबरदस्त विशेषता बता रहा हूं मैं कार्बन की, देखो क्या है, इधर गौर करो। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों, ये लो। अब इधर देखो आप, कार्बन की ये विशेषता है, अगला पॉइंट बता रहा हूं, चौथा पॉइंट, कि कार्बन जो है वो अन्य कार्बन से एकल, द्वि और त्रि बंध बना सकता है, ठीक है। कैसे कि कार्बन जो है ना, एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक बंध बना लेता है, बाकी तो ये 3 बंध अन्य किसी परमाणु से जोड़ देगा, जैसे हाइड्रोजन 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 जुड़ जाएगा, यहां पे भी हाइड्रोजन 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 जुड़ जाएगा। लेकिन एक तो ये बात होगी, और कहता है कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध भी बन सकते हैं, कार्बन द्विबंध कार्बन। यहां पर कितने बच गए, कार्बन के 4 होते हैं, 2 तो इसने कार्बन के साथ ही बढ़ा ले और 2 इसने छोड़ दिए, वो चाहे हाइड्रोजन से जोड़ लो, चाहे क्लोरीन से जोड़ लो, जिन मर्जी से ये जोड़ दो, एकल संयोजी से जोड़ दो, ठीक है। एक होता है कि ये कार्बन और कार्बन के साथ में कितने बंध बना सकता है, 3। तो कितने बच गए, एक इधर बच गया, एक इधर बच गया, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध भी बना सकता है, इसको हम कहते हैं एकल बंध, और कार्बन के बीच में 2 बंध भी हो सकते हैं, इसको अपने क्या कहते हैं, द्विबंध, और कार्बन के बीच में 3 बंध भी हो सकते हैं, तो उसको अपने कहते हैं त्रिबंध, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। कार्बन और कार्बन के बीच में 4 बंध नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। कितने तक होंगे, 3 तक ही होंगे। एक बन सकता है कार्बन कार्बन के बीच में बंध, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। अच्छा देखो बच्चों, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही बंध उपस्थित हो ना, मतलब कार्बन की एक लंबा यौगिक हो और उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध ही हो सब जगह, तो उसको हम उस यौगिक को हम कहते हैं एल्के। क्या कहते हैं, एल्के, ठीक है। जैसे मैंने एक यौगिक लिखा, मैं लिखा CH3 CH2 CH2, ये देखो सारा कार्बन और कार्बन के बीच में, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध, कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध, तो इसको अपने क्या कहेंगे, एल्केन है ये। और अगर इस तरीके से कितनी लंबी श्रृंखला हो और उसके बीच में कहीं द्विबंध हो जाए, आ जाए, तो उसको हम कहते हैं बच्चों एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन। जैसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। तो अब आप देखो कि कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध, कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध, ये कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध आ गए ना, द्विबंध आ गया, तो इसको अपने क्या कहेंगे, एल्कीन। और इसी तरीके से ये कहता है कार्बन और कार्बन के बीच में अगर किसी यौगिक में 3 बंध आ जाए तो उसको हम कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं बच्चों, एल्काइन, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एल्काइन। और जैसे मैंने लिख दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो यहां पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन अपनी सारी संयोजकताएं पूरी करता है। अभी कार्बन की विशेषताएं खत्म नहीं हुई है बच्चों। जब ये 4 संयोजकताएं पूरी करता है तो कैसी संरचना बनेगी, उस संरचना के बारे में और श्रृंखलन का गुण और अन्य गुणों की व्याख्या भी हम और करेंगे। तो उसके लिए अपने अगला एपिसोड देखेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। ओके बच्चों, गुड लक, पढ़ते रहो।